नमस्कार, स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। सीएम योगी ने चंदौली जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने पर्यावरण संरक्षण विकास कार्यों पर जोर दिया। इस दौरान सीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में पौधारोपण किया। चंदौली को वाराणसी से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण पुल का हवाई निरीक्षण भी किया। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंदौली में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अधिकारियों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की महत्ता पर जोर देते हुए जनता से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। इसके बाद सीएम ने चंदौली को वाराणसी से जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल का हवाई निरीक्षण किया। ये पुल क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने और आर्थिक गति देने में अहम भूमिका निभाएगा। दूसरा, चंदौली को दूसरा लाभ मिलेगा गंगा एक्सप्रेसवे का। गंगा एक्सप्रेसवे ये मेरठ से वर्तमान में प्रयागराज के बीच में अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। प्रयागराज से मिर्जापुर भदोई होते हुए, वाराणसी होते हुए, चंदौली होते हुए गाजीपुर तक मिलाने की कार्रवाई। यह भी एक बड़ी उपलब्धि जिले के लिए होगी। चंदौली ये दो एक्सप्रेसवे के साथ एक साथ जुड़ेगा और इसका व्यापक लाभ अभी चंदौली को मिलेगा। यद्यपि चंदौली के अंदर से भारत सरकार के स्तर पर एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण वाराणसी से कोलकाता के बीच में युद्ध स्तर पर चल रहा है। आने वाले समय में इनका लाभ भी यहाँ पे प्राप्त होगा। सीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस मीटिंग में जिले की विकास परियोजनाओं, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। सीएम ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरे के दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श किया। समीक्षा बैठकों के क्रम में आज मैं यहां पर आया हूं। जनपद चंदौली उत्तर प्रदेश का एक कृषि प्रधान जनपद है और सीमावर्ती जनपद भी है। जनपद के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार ने ढेर सारे कार्यक्रम पहले से ही आगे बढ़ाए हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वाराणसी का रिंग रोड चंदौली होते हुए एक विकास की धुरी बन रही है। बाबा कीनाराम जी की स्मृति में बना हुआ यहाँ का मेडिकल कॉलेज गत वर्ष संचालित हो चुका है और सफलतापूर्वक वह कार्य कर रहा है। जनपद के विकास के लिए माननीय जनप्रतिनिधियों ने जितने भी अन्य प्रस्ताव दिए थे, इन्हें हमें तेजी के साथ आगे हम लोगों ने बढ़ाया है। वर्षों से जो मांग थी जनपद चंदौली की, यहाँ का जिला जनपद कोर्ट के निर्माण के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का एक इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स हम दे रहे हैं, जिसमें जिला कोर्ट, जिला स्तरीय कोर्ट जितने होंगे सब तो उसमें बनेंगे ही एक छत के नीचे। अधिवक्ताओं के चेंबर भी और न्यायिक अधिकारियों की आवासीय सुविधा भी एक कैंपस में इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स उसका बन रहा है। चंदौली जिला अपनी कृषि और औद्योगिक संभावनाओं के लिए जाना जाता है। सीएम ने जिले के किसानों को उनकी उपज को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया और सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। चंदौली वाराणसी पुल के पूरा होने से न केवल स्थानीय लोगों को सुविधा होगी, बल्कि ये क्षेत्रीय व्यापार को भी बढ़ावा देगा। बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज में बाबा कीनाराम जी की मूर्ति की स्थापना की बात भी हुई है, उसको भी हमने अपनी सहमति दी है। यहाँ के विकास से जुड़े हुए चाहे वह
गंगा नदी में अतिरिक्त पुल की बात हो या फिर दीनदयाल उपाध्याय नगर में एलिवेटेड ब्रिजेज के निर्माण को लेकर के, इन सब के भी प्रस्ताव हम लोगों ने शासन में मांगे हैं। नौगढ़ क्षेत्र में व्यापक लैंड बैंक के माध्यम से निवेश के प्रस्तावों को हम आमंत्रित कर सके। इस अभियान को गति देने के लिए मैंने आज प्रशासन से कहा है और मेरा मानना है कि हजारों करोड़ का निवेश जनपद चंदौली में इसके माध्यम से आ सकता है। इसके माध्यम से हजारों नौजवानों को नौकरी की नई संभावनाएं यहां बन सकती हैं और तमाम देश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसमें रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चंदौली दौरा पर्यावरण संरक्षण और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को बताता है। पौधारोपण और चंदौली वाराणसी पुल के निरीक्षण ने जिले में नई उम्मीदें जगाई हैं। ये दौरा न केवल विकास योजनाओं को गति देगा बल्कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और मजबूत करेगा। सीएम का ये प्रयास चंदौली को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के परिणामों ने यूपी के लिए गौरवपूर्ण क्षण ला दिया। प्रदेश के 5 शहरों लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, गौतम बुद्ध नगर ने इस सर्वेक्षण में शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खास जगह बनाई है। खासतौर पर राजधानी लखनऊ ने पिछले साल के 44वें स्थान से छलांग लगाकर बड़े शहरों में तीसरा स्थान हासिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को नई दिल्ली में इन शहरों को सम्मानित किया है। देखिए रिपोर्ट में। राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के परिणामों में उत्तर प्रदेश के शहरों ने शानदार प्रदर्शन किया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में लखनऊ ने देश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है, जो पिछले साल के 44वें स्थान से एक ऐतिहासिक छलांग पर है। ये उपलब्धि शहरवासियों, नगर निगम और संयुक्त प्रयासों का नतीजा है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल, तत्कालीन नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह और प्रमुख सचिव नगर विकास को नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा की मौजूदगी में पुरस्कार प्रदान किया। मैं इस अवार्ड के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को, अपने सफाई कर्मियों को, वहां के नगर निकायों के नेतृत्व को, उन अधिकारियों को जिन्होंने मेहनत की है, करवाई है, उन सभी को बधाई देता हूं और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वच्छता की एक अलख देश में जलाई है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत, जिसके चलते हर जगह स्वच्छता की एक अनुभूति, स्वच्छता की को महत्व देने का की एक जो परंपरा चली है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता रहता है और इसी कारण से हम लोगों ने आज ये मुकाम हासिल किया है कि जो उत्तर प्रदेश पिछले वर्षों में स्वच्छता के दृष्टि से कहीं स्थान नहीं रखता था, कोई उसका स्थान नहीं होता, कोई बात भी नहीं करता था, वो उत्तर प्रदेश आज के स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स में हमको पूरे देश में टॉप रैंकिंग हमको मिली है। 3रे नंबर पे हमारा लखनऊ आया है, 10वें नंबर पे आगरा आया है। अगर हम स्वच्छतम 5 शहरों की बात करें या 10 शहरों की बात करें तो हमारे 10 शहरों में 5 शहर आए हैं। तो इस प्रकार से 10 शहरों में 2 शहर, 10 टॉप 10 में 2 हैं, आगरा और लखनऊ। टॉप 20 में हमारे 6 शहर आए हैं, टॉप 25 में 7 शहर आए हैं। और ये बड़े नगरों की ही बात नहीं, जब छोटे नगरों में हम जाते हैं तो उसमें भी जैसे 3 लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन में अगर हम चले तो सबसे ऊपर गोरखपुर आता है, पूरे देश में गोरखपुर आता है, उसी के साथ मुरादाबाद आता है। तो इस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में एक कंपटीशन जैसी भावना हम लोगों ने जगाने की कोशिश किया है कि हर नगर एक दूसरे से कम्पीट करे कि कौन 5वें नंबर पे है, कौन 4थे नंबर पे है, कौन 3रे नंबर पे है। लखनऊ के अलावा प्रयागराज ने सर्वश्रेष्ठ गंगानगर का खिताब जीता, जबकि गोरखपुर को सफाई मित्रों की सुरक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर की श्रेणी में
सम्मानित किया गया। आगरा और गौतम बुद्ध नगर ने भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत स्थिति दर्ज की। गौतम बुद्ध नगर ने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ ही राज्य में पहला स्थान हासिल किया। वहीं सर्वेक्षण में शहरों का मूल्यांकन कचरा प्रबंधन, खुले में शौच मुक्ति, जल संरक्षण और नागरिक सहभागिता जैसे मापदंडों पर किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में उत्तर प्रदेश के 5 शहरों की उपलब्धि ने स्वच्छ भारत मिशन को नई गति दी है। लखनऊ की 10 लाख से अधिक की आबादी में तीसरी रैंकिंग और प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा और गौतम बुद्ध नगर का शानदार प्रदर्शन राज्य के लिए गर्व का विषय है। ये उपलब्धि न केवल स्वच्छता के प्रति जागरूकता को दर्शाती है, बल्कि भविष्य में और बेहतर करने की प्रेरणा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड मौलाना झांगुर उर्फ जलालुद्दीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने बलरामपुर के 12 और मुंबई के 2 ठिकानों पर कार्रवाई की है। ये छापेमार कार्रवाई 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग और हवाला नेटवर्क के खुलासे के बाद हुई है। यूपी एटीएस की जांच में झांगुर के आतंकी नेटवर्क, संदिग्ध बैंक लेन देन और अवैध धर्मांतरण रैकेट की परतें भी खुली हैं, जिसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया है। देखिए आप भी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला क्षेत्र में मौलाना झांगुर उर्फ जलालुद्दीन के खिलाफ ईडी और यूपी एटीएस ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। ईडी की टीमें लखनऊ से बलरामपुर पहुंची और उतरौला के मधुपुर, रेहरा, माफी, आसिफिया, हाशमी हुसैन कलेक्शन और बाबा ताजुद्दीन कलेक्शन जैसे 12 ठिकानों पर छापेमारी की। मुंबई के बांद्रा और माहिम में शहजादा उर्फ इलियास राइसी की 2 ठिकानों पर भी रेड डाली गई। जांच चला कि शहजादा को नवीन उर्फ जमालुद्दीन के खाते से 2 करोड़ रुपए की संदिग्ध रकम ट्रांसफर की गई, जो हवाला और धर्मांतरण नेटवर्क का है। यूपी एटीएस की जांच के बाद सौंपे गए दस्तावेजों के आधार पर ईडी ने ये कार्रवाई की, जिसमें मौलाना झांगुर के 30 में से 18 बैंक खातों में 68 करोड़ रुपए का लेन देन और 3 महीने में 7 करोड़ की विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ। मौलाना झांगुर का ये रैकेट केवल धर्मांतरण तक सीमित नहीं था। यूपी एटीएस की जांच में आतंकी नेटवर्क के दस्तावेज मिले, जिसमें एक बड़ी इमारत को आतंकी ट्रेनिंग कैंप के रूप में इस्तेमाल करने के सबूत सामने आए। हालांकि ये इमारत कहाँ है, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। मौलाना झांगुर ने चांद औलिया दरगाह को आधार बनाकर हर साल भव्य उर्स पर आयोजन किया, जिसमें देश विदेश से लोग जुटते थे। इसका मकसद लोगों को लालच और दबाव देकर धर्म परिवर्तन कराना था। जांच में पता चला कि झांगुर ने विदेशी फंडिंग से आलीशान बंगला, शोरूम, फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां और पुणे में 2 लाख वर्ग फीट जमीन खरीदी। बलरामपुर के मधुपुर में 3 बीघा से अधिक सरकारी जमीन पर बनी उसकी कोठी को प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया, जो कि एक डिग्री कॉलेज के लिए बनाई जा रही थी। मौलाना झांगुर के नेटवर्क में नीतू उर्फ नसरीन और उसके पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन अहम किरदार थे। धर्मांतरण गैंग का खुलासा: नीतू उर्फ नसरीन के 8 बैंक खाते मिले। ऑफ इंडिया, पेटीएम, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, HDFC और नवीन उर्फ जमालुद्दीन के 6 खातों में लेन देन। ताजुद्दीन बुटीक जैसे ट्रस्टों के 8 खातों में करोड़ों की रकम। अल अंसारी एक्सचेंज जैसे खातों से विदेशी फंडिंग होती थी। पहचान छिपाने के लिए फर्जी हिंदू नामों का इस्तेमाल हुआ। नीतू और नवीन 19 बार UAE की यात्रा की। मौलाना झांगुर भी फर्जी पासपोर्ट से दुबई गया। यूपी एटीएस की जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मौलाना झांगुर ने धर्मांतरण के लिए 1000 से 1500 मुस्लिम युवकों की फौज तैयार की थी, जिन्हें पेमेंट देकर काम सौंपा गया। झांगुर का कहां-कहां था नेटवर्क?
यूपी में पीलीभीत, लखीमपुर, श्रावस्ती, बहराइच में जाल फैलाया। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में धर्मांतरण का जाल। महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी था जाल। इस तरह मौलाना झांगुर देश भर में जाल फैलाकर लोगों का धर्मांतरण करता था। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि मौलाना झांगुर कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करता था। झांगुर का कोड वर्ड्स काजल लगाना यानी ब्रेन वॉश करना, मिट्टी बदलना यानी धर्म परिवर्तन, नया केस अर्थात नई लड़की, दीदार कराना यानी बाबा के सामने लड़की लाना। इस रैकेट का शिकार ज्यादातर 30 साल से कम उम्र की महिलाएं बनी। खुलासे के बाद मौलाना की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं अब कई महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं और झांगुर की काली करतूत का चिट्ठा खोल रही हैं। मौलाना झांगुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट ने न केवल धार्मिक सौहार्द को खतरे में डाला, बल्कि विदेशी फंडिंग और हवाला नेटवर्क के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा को भी चुनौती दी। ईडी और यूपी एटीएस की इस संयुक्त कार्रवाई ने इस संगठित गिरोह की परतें उघाड़ी है। अब देखना होगा कि जांच कितनी और गहराई तक जाती है और इस नेटवर्क के कितने और लोग सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ है। देश भर में कांवड़ यात्रा की धूम मची हुई है और हरिद्वार से लेकर दिल्ली, यूपी और हरियाणा तक शिव भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, तो वहीं भक्ति और उत्साह का भी अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। इस बीच दिल्ली की वजीरपुर से बीजेपी की विधायक पूनम भारद्वाज भी कांवड़ यात्रा में शामिल हुई हैं। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा अपने पूरे शबाब पर है। हरिद्वार, गंगोत्री और गोमुख से गंगा जल लेकर लाखों कांवड़ यात्री अपने स्थानीय शिव मंदिरों की ओर बढ़ रहे हैं। हरिद्वार में पिछले 5 दिनों में 80,90,000 कांवड़िए पहुंच चुके हैं, जो अपने गंतव्य की ओर हर हर महादेव के जयकारों के साथ लौट रहे हैं। इस बार यात्रा में अनोखा उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली की वजीरपुर सीट से बीजेपी विधायक पूनम भारद्वाज ने भी कांवड़ यात्रा में हिस्सा लिया। बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन मेरा अनुभव रहा है। कल हम दिल्ली से चांदनी चौक गौरीशंकर मंदिर से हम रवाना हुए थे और यहाँ सुबह 6 बजे के करीब हम पहुँचे और आज भोले बाबा का आशीर्वाद ऐसा है कि इंद्र देवता भी खूब प्रसन्न है। सुबह से खूब बारिश हो रही है और बहुत अच्छा मौसम है और बहुत सुंदर। कांवड़ के लिए व्यवस्था की बात की जाए तो आप पूरे रास्ते पर जा रही हैं, आप भी कैसी व्यवस्था देखने को मिली है? मैं अभी आपके सामने पैदल चलती हुई आई हूँ और अच्छी व्यवस्था है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। जो मैं काफ़ी सारी न्यूज़ में देखती हूँ कि बताते कि व्यवस्था खराब है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के तरफ से अच्छी सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। जितने भी यहाँ पे कांवड़ भाई जा रहे हैं, जितने भी बोले जा रहे हैं, बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से जा रहे हैं। वहीं हरियाणा के झाड़ सेंतली गांव से 5 डाक कांवड़ गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुए, जिनमें शामिल युवाओं ने नशे से दूर रहने का संदेश दिया। इन कांवड़ियों के परिजनों ने मंदिर में पूजा अर्चना कर उनकी शुभ यात्रा की कामना की और भक्ति गीतों पर जमकर नाचे। कांवड़ यात्रा को देखते हुए युवाओं को, जो मैं खुद युवा हूँ, तो इसलिए मैं युवाओं को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि भोले बाबा की भक्ति में चूर होना बहुत अच्छी बात है। गौ माता की भी सेवा करना बहुत अच्छी बात है। माँ बापों की भी सेवा करो। भोले बाबा की जल लेने के समय जब हम कांवड़ लेने जाते हैं, बहुत सारी कांवड़ें जाती हैं, तो उसमें क्या है कि कुछ भोले जो होते हैं वो नशे का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उनको सीधा सा एक संदेश देना चाहूँगा, भोले बाबा की मस्ती में नशे को छोड़कर गौ माँ की और माँ बापों की सेवा का एक प्रण लें। भोले बाबा पर जो जल उठाया है भोले बाबा का आपने, उसको आप साफ दिल से और समाज की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए और एक समाज में अच्छा एक मैसेज दें कि नशा मुक्त कहते हैं हरियाणा में नशा थोड़ा काफी ज्यादा है। उस चीज को हटाते हुए नशा से मुक्त होकर कांवड़ लाने का प्रण लें। कांवड़ यात्रा का धार्मिक महत्व
सदियों पुराना है। मान्यता है कि सावन में गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से की थी और तब से ये परंपरा अनवरत जारी है। इस बार हरिद्वार में 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। प्रशासन ने यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। यूपी के सीएम योगी के निर्देश पर 29,000 से ज्यादा सीसीटीवी, 395 ड्रोन और 70,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। दिल्ली में 17 स्वागत द्वार बनाए गए हैं, जिनका नाम 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम पर रखा गया है। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में 600 पुलिसकर्मी तैनात हैं और मेरठ, मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में स्कूल, कॉलेज 16 से 23 जुलाई तक बंद हैं। डाक कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था हुई है, जो 24 घंटे में गंगोत्री से जल लेकर अपने मंदिरों तक पहुंचते हैं। इस बार यात्रा में डिजिटल पहल भी चर्चा में है। सहारनपुर में QR कोड मशीनें लगाई गई हैं, जिन्हें स्कैन कर कांवड़िए कैंप, मेडिकल सुविधा और मार्ग की जानकारी ले सकते हैं। हरिद्वार में 16 सुपर जोन, 38 जोन, 134 सेक्टर में बटी व्यवस्था के साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही है। दिल्ली में रात 10 बजे के बाद तेज संगीत पर रोक और कांवड़ कैंपों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाई है, ताकि यात्रा की पवित्रता बनी रहे। सावन की कांवड़ यात्रा भक्ति, तपस्या और सामाजिक एकता का अनूठा संगम है। पूनम भारद्वाज जैसे नेताओं से लेकर गांव के युवाओं तक हर कोई इस पवित्र यात्रा में अपनी आस्था और उत्साह के साथ शामिल है। प्रशासन की सतर्कता और डिजिटल पहल इस यात्रा को और सुगम बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा जोर शोर से लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में गाजियाबाद, मथुरा सहित कई जिलों में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबरें आई हैं। इस दौरान कई अपराधी घायल भी हुए, तो पुलिस ने हथियार, बाइक और लूट का सामान भी बरामद किया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस ने एक मुठभेड़ में 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश सुरेंद्र और मुकुल गोली लगने से घायल हो गए, जबकि तीसरा साथी आकाश भी पुलिस की गिरफ्त में है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 अवैध तमंचे, 4 कारतूस, 1 बाइक और लूटे गए 5 लाख रुपए बरामद किए। शाम के समय वसुंधरा टी पॉइंट पे चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 3 युवक सवार होते हुए आते हुए दिखाई पड़े, जो कि रेलवे अंडरब्रिज के कच्चे रास्ते पर जा रहे थे। मौके पर उपस्थित पुलिस बल के द्वारा वहां उनको रोककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसके क्रम में उनके द्वारा ना रुकते हुए बाइक बहुत तेजी से भगाई गई, जिससे कि इनकी बाइक फिसल गई और ये गिर गए। जब पुलिस बल के द्वारा उनको घेराबंदी करके पकड़ने का प्रयास किया गया, तो इनके द्वारा पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसके क्रम में पुलिस बल द्वारा भी इनके ऊपर आत्मरक्षात्मक जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें इनमें से 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है तथा तीसरे बदमाश को साहस का परिचय देते हुए पुलिस बल द्वारा मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में घायल बदमाशों ने अपना नाम मुकुल तथा सुरेंद्र बताया है तथा अपने तीसरे साथी का नाम आकाश बताया है। पूछताछ में यह ज्ञात हुआ कि मुकुल ने यह बताया कि उसके द्वारा वो एक ग्रोसरी स्टोर पे काम करता है तथा 2 दिन पूर्व थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में हुई ग्रोसरी स्टोर के मालिक के साथ लूट की घटना को उसके द्वारा ही सुनियोजित तरीके से अपने इन 2 साथियों तथा अन्य साथियों की सहायता से अंजाम दिया गया था। उधर मथुरा के नौझील एक्सप्रेसवे के पास पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने इस कार्रवाई में एक अवैध पिस्तौल, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की। घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक ये अपराधी कई लूट और चोरी की वारदातों में शामिल थे। 2 बदमाश जिन्होंने गोली मारी थी, इनके खिलाफ जो 4 हैं, इनके खिलाफ FIR पंजीकृत की गई थी। आज मुखबिर ने सूचना दी कि उसमें से 2 बदमाश मनीष और शिवम आज कठेलिया अंडर पास के पास जो है उधर से निकलने वाले हैं। इस सूचना पर हमारी पुलिस टीम ने, थाना नौझील की पुलिस टीम ने उसकी
की घेराबंदी की और घेराबंदी करने पर बदमाशों ने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें दोनों बदमाश घायल हुए हैं। घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और जो आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस की कार्रवाई अपराधियों में खौफ पैदा कर रही है। गाजियाबाद और मथुरा में हुई मुठभेड़ों ने एक बार फिर पुलिस की सक्रियता को दर्शाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और इसी के साथ यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।